तो वहाँ पे गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का लेक्चर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ गायनिकोलॉजी की बात करें तो ये मेडिसिन की ब्रांच होती है विच डील्स विद द फंक्शन एंड डिजीज स्पेसिफिक टू द वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक है, स्पेशली अफेक्टिंग टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गायनिकोलॉजिकल स्टडीज़ वो स्टडीज़ होती हैं जो कि फीमेल और वुमेन या गर्ल्स हों उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डिजीज़ हो, उनको डील करती है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो भी मेडिसिन की ही ब्रांच होती है जो कि डील्स करती है वुमेंस के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर से, बट प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के साथ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑब्स्टेट्रिक्स का काम होता है उन कंडीशन के साथ डील करना। तो डॉक्टर परफॉर्मिंग सच प्रैक्टिसेस उनको ऑब्स्टेट्रिशियंस कहते हैं। Then we have obstetricians, the obstetric physical therapy. रोल क्या है obstetric physical therapy का? Is to promote health throughout the childbearing period and to help women adjust advantageous to the physical and psychological changes of the pregnancy and postnatal period of that postnatal period so that the stresses of childbearing are minimized। ठीक है, रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी क्या होता है obstetrics में या गायनी में, कंबाइनली गायनी एंड ऑब्स में, कि जितने भी साइकोलॉजिकल या फिज़िकल चेंजेस आते हैं वुमेंस के अंदर उसको जो है वो एडजस्ट कर सकें और जो है वो स्ट्रेस को जो है वो चाइल्ड बेयरिंग स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर सके वाया फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिज़िकल थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, कंसेप्शन क्या होता है? मतलब एग इज़ फर्टिलाइज्ड बाय द सन, ये एज सून एज कैन टेक प्लेस एज सून एज 3 minutes आफ्टर the course and it may take up to the 5 days। implantation when the fertilized egg अटैच हो जाता है यूटेरिन वॉल के साथ, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब से निकल के यूटेरिन वॉल के साथ अटैच हो चुका है और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये 5 days या 10 days के अंदर जो है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है ये सारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि ये विच मीन्स इट कैन हैपन एनी वेयर फ्राम 5 to 15 days आफ्टर यू हैड द कोर्स। Expected date of confinement or expected date of delivery। Expected date of confinement it is a old fashioned terminology जो यूज़ की जाती थी। expected date of delivery जो कि हमारे पास जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है उसकी जगह पर यूज़ की जाती थी। अब इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड डेट कब कौन सी है, जिस टाइम पर या जिस वीक में या जिस डे पर बेबी बोर्न होने के चांसेस हैं। तो द एवरेज प्रेगनेंसी जेस्टेशन 40 वीक्स की होती है, मतलब 37 वीक्स प्लस की होती है, 40 वीक्स तक लास्ट रहती है और 28 डेज़ फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट डे होता है मेंस्ट्रुएशन का, वहाँ से काउंट करते हैं और जो हमारे पास होते हैं 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन हम उसको काउंट करते हुए लेके आते हैं। अब एक जर्मन ऑब्स्टेट्रिशियन था जिसने ये कैलकुलेटिंग मेथड निकाला था एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का बेस्ड ऑन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, इसमें क्या किया था कि इन्होंने 9 months को ऐड कर दिया था 7 days ऑफ फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब फर्स्ट डे क्या है, लास्ट डे था 10 मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, इन्होंने 7 days को ऐड कर दिया उसके अंदर, तो टोटल 17 हो गए। अब 17 के अंदर इन्होंने 9 months को, पूरे 9 months को मज़ीद ऐड कर दिया, तो ये 9 months के अंदर 17 जून 17 को ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो एक वुमेन की निकल आई है। ठीक है, जेस्टेशन की बात करें तो जेस्टेशन क्या होता है, कैरिंग एन एम्ब्रियो और फीटस इनसाइड अ फीमेल। नॉर्मली जेस्टेशन यही होता है। अब जेस्टेशनल पीरियड की बात करें तो टाइम ऑफ इंटरवल होता है जेस्टेशन का, जिसको हम जेस्टेशनल पीरियड कहते हैं। इन ह्यूमन ऑब्स्टेट्रिक्स जेस्टेशनल एज किसे कहते हैं, जेस्टेशनल एज की बात करें तो फीटल या एम्ब्रियो जो है उसकी एज +2 वीक्स। अब ये जो +2 वीक्स हैं ये किस चीज़ के हैं, ये +2 वीक्स हैं ड्यूरेशन होती है सिंस वुमेंस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के। अब फीटल एज और एम्ब्रियो के एज में 2 वीक्स को ऐड कर दो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के डेट के हिसाब से, तो ये हमारे पास होती है गेस्टेशनल पीरियड। ग्रेविडा इज़ नंबर ऑफ़ टाइम्स अ मदर हैज़ बीन प्रेग्नेंट, कि मदर जो है वो कितनी दफ़ा प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब वो प्रेगनेंसीज वो उन्होंने बेबी डिलीवर किए हैं या नहीं किए हैं, बेबी जो है वो मिसकैरेज हुआ है कि नहीं हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है फर्टिलाइजेशन के बाद कंसेप्शन से, ठीक है, इम्प्लांटेशन से। तो दैट इज़ ग्रेविडा के प्रेगनेंसी हो चुकी है, मदर ने कंसीव कर लिया। ठीक है, तो ग्रेविडा हो गया। ग्रेविडा के बाद अगर हमारे पास जो है वो एक करंट प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि सबसे पहले तो है ग्रेविडा से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे नेली ग्रेविडा जिसको नेली पारस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, वुमन
जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, प्राइमरी ग्रेविड वुमन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। और जो है मल्टी ग्रेविडा ऑल्सो नोन एज मल्टी पारस के, एक वुमन है जो उसने 3 से 4 जो है वो बेबीज़ बॉर्न किए हैं, मतलब एक से ज़्यादा उसने बेबीज़ को जो है पैदा किया है, उसको कहते हैं मल्टी ग्रेविडा, ठीक है। अब एक ग्रेविडा 1 है तो प्राइमरी ग्रेविडा पहला जो बेबी है प्राइमरी ग्रेविडा होगा। अब उन्होंने दूसरी दफ़ा जो है वो कंसीव किया है तो वो सेकेंडरी ग्रेविडा भी हो सकता है और ग्रेविडा 3 भी हो सकता है, तो इसको कंबाइन ही हम मल्टी ग्रेविडा कंसिडर करते हैं, ठीक है। एल्डरली ग्रेविडा, इसमें क्या होता है, वुमन जो है इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, अच्छा आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज वुमन की जो एज है वो एल्डरली एज की तरफ जाने लगती है। तो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा क्या है, वुमन इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी हु इज़ एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 35 ईयर्स ओल्ड है और उसने जो है वो फर्स्ट टाइम कंसीव किया है तो उसको एल्डरली ग्रेविडा कहते हैं, ठीक है। देन पैरिटी, पैरिटी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वुमन हैज़ डिलीवर्ड आफ्टर द एज ऑफ एबिलिटी, मतलब जब से वो एबल हुई हैं कि वो कंसीव कर सकती हैं तब से लेकर अब तक टिल जब वो आपके पास आई हैं तब तक जितने नंबर ऑफ़ टाइम उन्होंने कंसीव किया है उस सब को हम पैरिटी कहते हैं। अब पैरिटी के जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। अब उन कंपोनेंट्स में कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि इनमें हम ग्रेविडा वो भी काउंट करेंगे जो 24 वीक्स तक हुए थे, मतलब बेबी जो था फर्टिलाइज था, एम्ब्रियो जो था वो 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज में था, या वो ग्रेविडा या वो एम्ब्रियो जिसका वेट जो था वो 500 ग्राम्स था, ठीक है। उनको हम सबको कंसिडर करते हैं पैरिटी में। अब पैरिटी के जो हैं वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। टपाल, टपाल की बात करें तो टी होता है टर्म, टर्म का मतलब होता है नॉर्मल डिलीवरी जो 37 वीक्स के अंदर अंदर हुई है, 37 से 40 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है। और प्री मेच्योर या पी जो है स्टैंड्स फॉर प्री मेच्योर, प्री मेच्योर डिलीवरी आफ्टर 20 वीक्स एंड बिफोर 37 वीक्स, जितनी भी जो है वो बेबी बोर्न होने से पहले ही जो है वो मतलब जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही जो बोर्न हो गए हैं दैट इज़ प्री मेच्योर। कि अभी टाइम हुआ नहीं है, 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, 40 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और जो है वो बेबी बोर्न हो गया, दैट इज़ प्री मेच्योर। ए स्टैंड्स फॉर अबॉर्शन के नंबर ऑफ़ मिसकैरेजेस या अबॉर्शन जो मदर ने खुद करवाए हैं, अबॉर्शन हम उनको काउंट करेंगे, इसमें मिसकैरेजेस भी आते हैं, नंबर ऑफ़ मिसकैरेजेस को भी हम इसी में काउंट करते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन मतलब अगर एक वुमन ने कंसीव किया है 4th टाइम तो 4 दफ़ा, अब तो ग्रेविडा 4 हो गया, अब उनके जो हैं वो 3 बेबीज़ जो हैं वो 2 बेबीज़ अलाइव हैं, ठीक है, 2 बेबीज़ अलाइव हैं और एक बेबी जो है वो मिसकैरेज हो गया था। तो 2 बेबी जो अलाइव है ना, हम लिविंग में उन बेबीज़ का नाम देंगे 2 और ग्रेविडा 4 क्योंकि वो 4th बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिसकैरेज वाला, उसको हम जो है वो काउंट करेंगे साइड पे +1 करके, ठीक है, जो अबॉर्शन उन्होंने कराया जो मिसकैरेजेस हो गए। द फर्स्ट नंबर इज़ हाउ मेनी टर्म प्रेगनेंसीज, इसको मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, ठीक है। ये रहा जिसको हम लिखते हैं, अपनी फाइलिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम मेंशन करते हैं। ग्रेविडा 2 है, पैरा जो है पी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर पैरा का मतलब है जो लिविंग चाइल्ड हैं। अब वो 3 बार कंसीव कर चुकी हैं लेकिन उनके 2 लिविंग चाइल्ड हैं, 3rd के साथ वो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। पेशेंट इज़ नॉट प्रेग्नेंट, हैड 1 प्रीवियस डिलीवरी, एक ही प्रीवियस डिलीवरी हुई थी, अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन वो आपके पास एग्जामिनेशन के लिए आई हैं, तो हम क्या काउंट करेंगे, 1 ग्रेविडा है और एक ही बेबी है जो अलाइव है तो पैरा 1 है, ठीक है। पेशेंट जो है वो करंटली प्रेग्नेंट है तो स्कोर हमने 1 काउंट किया और उनकी जो है वो 2 डिलीवरीज़ हो चुकी हैं प्रीवियसली तो उसको हमने 2 काउंट किया, और ये जो 1 प्रीवियस मिसकैरेज 2 डिलीवरीज़ में से हो चुका है उसको हमने 1 सेपरेटली काउंट किया। अब ये जो 1 सेपरेटली काउंट किया है इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर है कि पहले तो 3 बार वो कंसीव कर चुकी हैं करंट प्रेगनेंसी के साथ, ठीक है। 1 बेबी जो है वो उनका लिविंग है और ये जो +1 है वो मिसकैरेज हो चुका है, तो इस तरह से हम फाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल स्कोर इनका इस तरह से बना है। देन ट्राइमेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी जो है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है, हर ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स पर बेस्ड होता है और या कुछ वीक्स एडिशनल 1 to 2 वीक्स जो भी हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है 12 to 13 वीक्स का होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो 28 वीक्स तक होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 28 वीक्स से स्टार्ट होकर अनटिल द टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, 37 वीक्स या मैक्सिमम 40 वीक्स,
देन प्रेजेंटेशन की बात करें तो बेबी की प्रेजेंटेशन होती है वूम के अंदर या बेबी के अंदर किस तरह की होती है। तो एनाटॉमिकल पार्ट होता है फीटस जो कि इज़ लीडिंग दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द पार्ट कनाल जस्ट बिफोर द पार्ट। तो ये पेल्विस की जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है कि वो पेल्विक इनलेट में बिफोर पार्ट किस तरह से उसकी पोजीशन है, प्रेजेंटेशन है। अकॉर्डिंग टू द लीडिंग पार्ट दिस इज आइडेंटिफाइड एज सेफेलिक पोजीशन, ब्रीच और शोल्डर प्रेजेंटेशन। अब इन तीन पोजीशन में से किसी एक पोजीशन में बेबी जो है वो मौजूद हो सकता है पेल्विक इनलेट में। अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो होती है वो सेफेलिक होती है या इसको हम वर्टेक्स पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ होता है और उसके जो फीट्स हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, वो ऊपर की तरफ फेस करते हैं और जो बेबी का हेड है वो डाउनवर्ड होता है सर्विकल एरिया की तरफ। माल प्रेजेंटेशन की बात करें इसमें वर्टेक्स या सेफेलिक पोजीशन से हटकर कोई भी दूसरी प्रेजेंटेशन, अब वो दूसरी प्रेजेंटेशन ब्रीच भी हो सकती है और वो शोल्डर प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। देखें ये नॉर्मल पोजीशन है, सेफेलिक पोजीशन या वर्टेक्स पोजीशन, ये ब्रीच पोजीशन है, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स लाई मतलब ये शोल्डर्स की पोजीशन है, जो शोल्डर सर्विकल एरिया पर या ओपनिंग पर नजर आएंगे, तो ये हमारे पास है शोल्डर पोजीशन, ठीक है। अब ये कुछ टाइप्स हैं डिलीवरी की कि बेबी जो है वो बॉर्न किस तरह से हो सकता है। नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी जो नॉर्मल डिलीवरीज़ के बारे में सुनने में आता है, या स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी, ये भी बिल्कुल सेम ही होती है नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी की तरह। फिर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जो है वो एब्डोमिनल इंसिजन के थ्रू बेबी डिलीवर किया जाता है रादर देन नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। जब हम फाइलिंग करते हैं ना तो हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी लिखते हैं NVD, ठीक है। या फिर अगर सी सेक्शन से हुआ है तो सी लिख के और आगे सेक्शन लिख देता है, ठीक है। प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन फर्स्ट टाइम एक मदर ने जो बेबी बॉर्न किया है डिलीवरी के साथ, ठीक है। सेकेंडरी सिजेरियन सेक्शन के मदर की जो है वो प्रीवियस भी डिलीवरी हो चुकी थी सी सेक्शन के साथ, अभी करंट डिलीवरी भी उनकी सी सेक्शन के साथ ही हुई है। तो ये रहा नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, ये वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी है और ये फोर्सेप के साथ जो है डिलीवरी करवाई जाती है, ठीक है। वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन कि मदर जो है उनका सी सेक्शन हो चुका है प्रीवियस डिलीवरी में और इस बार वो चाहती है कि उनकी वजाइनल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उसमें क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क होता है लेस देन 1% दैट ओल्ड सर्जिकल स्कार और द यूटेरस विल रप्चर व्हेन वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन इज अटेम्प्टेड। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल वजाइनल जो यूटेरस का जो स्कार होता है जो प्रीवियस सर्जरी में होता है उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। अब वो 1% या लेस देन 1% होते हैं, लेकिन स्टिल सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हॉस्पिटल जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवाता है और मदर को रिस्क फैक्टर्स बताता है कि रिस्क और बेनिफिट्स बता देता है कि भाई इस डिलीवरी के प्रोसीजर में आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। ट्रायल ऑफ लेबर, अगर एक वुमेन है उनका प्रीवियस सी सेक्शन हो चुका है और अब वो वजाइनल बर्थ करवाना चाहती हैं आफ्टर सी सेक्शन मतलब नॉर्मल डिलीवरी से बेबी बॉर्न करना चाहती हैं, तो उनको जो है ना डॉक्टर कहते हैं ट्रायल ऑफ लेबर में जाए। जो लेबर के स्टेजेस होते हैं ना 1, 2, 3 स्टेजेस, तो फर्स्ट स्टेज होता है डिलीवरी से पहले का स्टेज जिसके अंदर मदर को जो है वो एक वीक या एक दिन पहले से ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, ठीक है। तो उनको कहते हैं कि आप जो है वो ट्रायल ऑफ लेबर में चली जाएँ और उसके बाद जो है वो डिसाइड कीजिएगा कि जो है आपको वजाइनल बर्थ करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी, अब एक सक्शन कप होता है जो कि बेबी के हेड पर लगा दिया जाता है। जब बेबी जो है वो किसी तरह से मदर फटीक हो जाती है, वो पुश नहीं कर पाती है बेबी को, या मदर बहुत ही वीक होती है तो वो पुश नहीं कर पाती हैं, ठीक है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक कप होता है सक्शन कप जो बेबी के हेड पर अटैच कर दिया जाता है और उसके ड्रॉप आउट किया जाता है बेबी को, और इस तरह से ये सक्शन कप है और इस तरह से ड्रॉ किया जाता है बेबी को आउट, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास हाइपरइमेसिस ग्रेविडम। हाइपरइमेसिस ग्रेविडम में क्या होता है मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली मदर को फील करनी पड़ती है, लेकिन हाइपरइमेसिस में अनरिलेटिंग एक्सेसिव प्रेगनेंसी रिलेटेड नोज़िया हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। अब इतना ज़्यादा वोमिटिंग और नोज़िया हो रहा है कि वो जो खाती हैं वो निकल जाता है, तो उसमें क्या होता है एडिकेट इनटेक नहीं हो पाता फूड्स एंड फ्लूइड्स का। इट मे बी ड्यू टू एडवर्स हार्मोनल इफेक्ट्स या फिर एक्सेसिव या रेज लेवल ऑफ ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की वजह से भी हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। प्लूराइटिस ग्रेविडम, इट इज़ इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इचिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सुप्राप्यूबिक एरिया पर या बेली पर, तो इसको कहते हैं प्लूराइटिस ग्रेविडम। पोस्ट नेटल ब्लूज, माइल्ड डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी, जो है वो कुछ टाइम के लिए मदर जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं।
तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑब्वियसली। उसके बाद पोस्टपार्टम जो है वो डिप्रेशन, ये भी आफ्टर डिलीवरी जो है वो मदर जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी एक मेजर प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, मेजर पेन से गुजरना पड़ा है, तो वो कुछ अर्से के लिए चली जाती हैं डिप्रेशन में। वो अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, और जो बेबी है वो न्यू बॉर्न हुआ है, तो उसको बेबी की जो है वो देखभाल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रादर देन हेल्थ सेल्फ, तो वो जो है वो एक तरह से डिप्रेशन में चली जाती हैं। इस सिचुएशन में मदर को जो है वो मोरल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट बहुत नेसेसरी होता है, ताकि जो है वो कॉप अप कर सके डिप्रेशन से। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ का लेक्चर ख़त्म होता है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, हम उसमें कुछ और करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।